बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो क्लास 9th के लिए है एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिट नंबर 3 डायनेमिक्स। तो होप सो कि आप लोगों ने पिछले चैप्टर्स जो हैं कर लिए होंगे। अगर आपको पिछलों की भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, हम इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद उनकी वीडियोस भी अपलोड कर देंगे। अब स्टार्ट करते हैं डायनेमिक्स को। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको पता होना चाहिए कि डायनेमिक्स किसे कहते हैं। तो बेसिकली फ़िज़िक्स में डायनेमिक्स को हम कहते हैं स्टडी ऑफ मोशन एंड कॉज ऑफ मोशन। ऐसी स्टडी जिसके अंदर हम मोशन को भी डिस्कस करते हैं अलॉन्ग विद द कॉज ऑफ मोशन, कि क्या कॉज था जिसकी वजह से मोशन हुआ, उसको हम डायनेमिक्स कहते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट टॉपिक डायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में बच्चों ये आप रीड करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ कि यहाँ पर बेसिकली हम देखते हैं कि दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान में जो मोशन हो रहा है, दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में फ़ोर्स कैसे लग रही है या मोशन हो रहा है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है जिसकी वजह से मोशन हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको फिगर शो की गई कि है यहाँ पे ट्रॉली जो है वो मूव कर रही है। तो यहाँ पे मूव करने का इसका रीज़न क्या है कि हमने उसको एक पुश दिया, एक फोर्स दी है, फोर्स बिहाइंड दिस मोशन। यहाँ पे रीज़न है फॉर दिस मोशन ऑफ ट्रॉली। हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ द फोर्स। तो फोर्स इज़ बेसिकली जनरली आपने छोटी क्लास में पढ़ा है पुश और पुल। अब हम थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे कि फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है कि वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी एक डायरेक्शन भी हो और एक मैग्नीट्यूड भी हो। मैग्नीट्यूड क्या होता है कि कितनी फोर्स लग रही है। फॉर एग्जांपल ये बंदा 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है तो दैट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में ये ट्रॉली मूव करेगी। ठीक है, तो दैट इज़ द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड जो होता है उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि किसी भी बॉडी की स्टेट में चेंज लाती है या लेकर आती है। ठीक है, तो अगर बॉडी जो है शुरू में रेस्ट पर है तो उससे मोशन में कर देना, यानी शुरू में ट्रॉली जो है मूव नहीं कर रही थी, हमने फोर्स लगाई तो ये फोर्स की वजह से क्या होगी, मोशन में आ गई। तो दैट इज़ कि हमने इसकी स्टेट ऑफ बॉडी को चेंज कर दिया, हमने इसको रेस्ट से मोशन में ले आए। ठीक है, अब इसमें स्टेट ऑफ बॉडी से क्या मुराद है आगे एक्सप्लेन किया है। स्टार्ट और स्टॉप इट्स मोशन, स्पीड अप और स्लो डाउन इट्स मोशन एंड कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, इससे मुराद स्टेट ऑफ बॉडी है। नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो हमारे पास ब्रॉडली जो फोर्सेस हैं उनको हम दो टाइप्स ऑफ फोर्सेस में क्लासिफाई करते हैं। वन इज़ कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द अदर वन इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती हैं, जिसमें दो बॉडीज़ का आपस में कोई ना कोई कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, आपस में उनका फिज़िकली टच एक आता है, तब वो फोर्स अप्लाई होती है, दैट इज़ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। द फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, एक्चुअली में वो एक दूसरे को टच करें तो फिर वो वाली फोर्स को हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल गेम ऑफ क्रिकेट में जब बैट और बॉल का आपस में जो है कॉन्टैक्ट होता है और बॉल के ऊपर एक फोर्स लगती है तो दैट इज़ द कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अ फोर्स परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस दैट कीप्स ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम पासिंग थ्रू ईच अदर इज़ कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। ऐसी फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट को जो है वो यहाँ पे स्टेट ऑफ रेस्ट में नॉर्मली रखती है और परपेंडिकुलर एक्ट करती है टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। यहाँ पर आप ये वाली डायग्राम से कंसिडर कर लें कि इस डायग्राम में यहाँ पे बुक्स जो है पड़ी हुई है टेबल के ऊपर, तो इसके ऊपर जो एक फोर्स परपेंडिकुलरली 90 डिग्री के एंगल्स पे एक्ट कर रही है, इसे हम नॉर्मल फोर्स कहेंगे और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं FN से। ठीक है, आपने भी जो न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे और जो आपकी जहाँ पर भी आपको यूज़ पड़ेगा सिंबल, तो आपने नॉर्मल फोर्स के लिए ये सिंबल यूज़ करना है। इन ज्योमेट्री नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री। अब इन्होंने भी एग्जांपल बुक लाइंग ऑन टेबल की ही दी हुई है कि द फोर्स परपेंडिकुलर टू द टेबल इज़ नॉर्मल फोर्स। तो जो परपेंडिकुलर टू द टेबल है दैट इज़ द नॉर्मल फोर्स। Then we have the force that propels the flying machine in the direction of motion is termed as thrust. अब एक फोर्स हमने पढ़ ली यहाँ पे नॉर्मल फोर्स, दूसरी फोर्स हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे थ्रस्ट फोर्स। जैसे आपने अप थ्रस्ट पढ़ा था वाटर के अंदर, होप सो पढ़ा होगा। इसी तरीके से जब कोई रॉकेट मूव करता है या कार मूव करती है तो पीछे से जो इंजन की वजह से उसे ऊपर को पुश मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड एज थ्रस्ट फोर्स। ठीक है,
तो यहाँ पर आपकी बुक में डायग्राम भी बनी हुई है, रॉकेट ऊपर जा रहा है तो इसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। और वो किस वजह से लग रही है, रॉकेट के इंजन के फ्यूम्स की वजह से, ठीक है। इसके जो गैसेस हैं वो नीचे को मूव करती हैं और जो रॉकेट है वो ऊपर को मूव कर जाता है, ठीक है। Then we have is force that resists the relative motion of solid surfaces, fluid layers and material elements in contact and sliding against each other is called friction. नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स होगी हमारे पास फ्रिक्शन, दैट इज़ नंबर थर्ड। तो फ्रिक्शन ऐसी फोर्स होती है जो कि दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, दो रिलेटिव मोशंस के दरमियान में लगती है। रिलेटिव मोशन का मतलब ये है कि एक, जैसे फॉर एग्जांपल आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं, इस तरफ को नीचे से ये ग्राउंड है या आप कंसिडर कर लें रोड है, ठीक है। तो इनके दरमियान में जो स्लाइडिंग हो रही है ना, ठीक है, बेसिकली स्लाइडिंग जो हो रही है यहाँ पे, इसकी वजह से रिलेटिव मोशन है। रिलेटिव मोशन होता है कि एक बॉडी का मोशन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राउंड का मोशन तो हमारे पास, हमारी नज़र में रिलेटिव मोशन का एक डीप कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हायर क्लासेस में आप पढ़ भी लेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे मैं बहुत स्मॉल सा इंट्रो दे रही हूँ आपको कि रिलेटिव मोशन अब हम देख रहे हैं तो हमारे लिए क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा और ये रेस्ट पर रहेगा, ठीक है। नीचे वाली रोड जो है वो रेस्ट पर रहेगी, दैट इज़ अ रिलेटिव मोशन। तो ये रिलेटिव मोशन किस किस के दरमियान हो सकता है, सॉलिड सरफेसेस के दरमियान। फॉर एग्जांपल आप दो पेन ले लें, ठीक है, उनको ऐसे स्लाइड कर लें उनके दरमियान, ठीक है। फ्लूइड की लेयर्स के दरमियान, पानी की जो लेयर्स होती हैं, ठीक है, ये वाटर है, इन लेयर्स के दरमियान भी आपस में कह लें आप। इसके अलावा मटीरियल एलिमेंट्स इन कॉन्टैक्ट, जो आपस में कॉन्टैक्ट में हो, स्लाइड कर रहे हो एक दूसरे पर, तो उससे फ्रिक्शन जो है वो यहाँ पर एक्ट होती है। फ्रिक्शन ऐसी फोर्स होती है जो कि बॉडी के लिए जो है ना वो रुकावट पैदा करती है मोशन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को जो है इस साइड पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो फ्रिक्शन है वो इधर को एक्ट हो रही है, ठीक है। जहाँ पे स्लाइडिंग सरफेस होगी ना वहाँ पे एक्ट होगी फ्रिक्शन। अब हम यहाँ पर जो है क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे इनके दरमियान स्लाइडिंग में फ्रिक्शन एक्ट हो रही है। अगर तो हमारे पास जो है फोर्स जो हम लगा रहे हैं और जो फ्रिक्शन की फ़ोर्स है दोनों अगर 10 न्यूटन है यानी इक्वल हैं, तो हमारे पास बॉडी क्या करेगी, मूव नहीं करेगी, बॉडी जो है वैसी की वैसी रहेगी। अगर हमने बॉडी को मूव करवाना है तो हमें इस फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके ये बॉडी मूव करेगी। तो फ्रिक्शन बेसिकली क्या है कि ये हमारे पास फोर्स को रेजिस्ट करती है, ठीक है, मोशन को रेजिस्ट करती है कि मोशन ना हो, ठीक है। अगर हम कॉपी पे लिख रहे हैं ना, मैं लिख रही हूँ पेपर पे, तो दैट इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन, अदरवाइज़ मेरा पेंसिल स्लिप कर रहा होता, ठीक है। इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन लेस होता ना, फ्रिक्शन ना होती यहाँ पे, तो हमारा पेन ऐसे स्लिप कर रहा होता, मैं लिखती जा रही थी, खुद ही अनकंट्रोलेबल लिखा जाता। इसी तरीके से गाड़ियाँ जो रोड पे चल रही हैं, अगर रोड के ऊपर फ्रिक्शन ना होती तो गाड़ियाँ भी स्लिप कर रही होती, ठीक है। तो बेसिकली फ्रिक्शन जो है कहीं कहीं पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और कहीं पे थोड़ा थोड़ा हमें जो है वो मैनेजमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो फ्रिक्शन जो है वो हमारे पास क्या करती है, आपकी बॉडी के मोशन में जो है अपोज करती है, उसको रोकती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसकी डायरेक्शन के बारे में। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऑलवेज़ इसके ऑपोजिट होती है। जो फोर्स हमने लगाई है फ्रिक्शन इधर को लगेगी, अगर हमने फोर्स इधर को लगाई है तो फ्रिक्शन इधर को लगेगी, अगर फोर्स इस साइड को लग रही है तो फ्रिक्शन इस साइड को लगेगी, ठीक है, ऑपोजिट टू द फोर्स लगती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है एयर रेजिस्टेंस, जो कि एक फ्रिक्शनल फोर्स है। एयर रेजिस्टेंस भी एक फ्रिक्शनल फोर्स है विच अकर्स बिटवीन एयर एंड एन ऑब्जेक्ट के दरमियान। इट इज़ द फोर्स दैट एट द ऑब्जेक्ट experiences that it passes through the air. It is a kind of drag force which resists the motion of a body with the fluid. तो ये एक काइंड ऑफ ड्रैग फोर्स भी है जो कि ऑब्जेक्ट के मोशन को जो है वो रेजिस्ट करती है फ्लूइड के अंदर। फॉर एग्जांपल फ्लूइड कहते हैं बच्चों गैसेज और लिक्विड्स को, ठीक है, गैसेस प्लस लिक्विड्स दोनों को हम फ्लूइड कहते हैं, नॉट लिक्विड्स। लिक्विड्स खाली जो है वो फ्लूइड नहीं होते, गैसेस भी फ्लूइड्स होती हैं, ठीक है। तो फ्लूइड के अंदर फॉर एग्जांपल आपने कभी देखा हो, अगर एक्सपीरियंस किया हो, जब आप गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी चल रही है और
जो है आपने हाथ जो है गाड़ी से बाहर निकाला है, निकालना तो नहीं है आपने, ठीक है, लेकिन कभी आपने निकाल के देखा हो थोड़ा सा, तो आपके जो हाथ पे जो फोर्स लग रही होती है एक हवा की, तो दैट इज़ बेसिकली द एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, या एयर फ्रिक्शन आप कह लें, या ड्रैग फोर्स कह लें, ठीक है। तो ये हमने आज जो है अभी 1 2 3 एंड दिस इज़ द 4th टाइप ऑफ फोर्स, जो कि हमने 4 फोर्सेस हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास आ जाती है द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय 2 और मोर फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट आर इन कॉन्टेक्ट विद स्प्रिंग, रोप, केबल और स्प्रिंग, वी कॉल सच फोर्सेस एज टेंशन। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्सेस टेंशन। टेंशन कैसी होती है कि टेंशन ऐसी फोर्स है बेसिकली ये रोप्स में आप देखेंगे, केबल्स में देखेंगे, स्प्रिंग्स, जो भी ऐसे मतलब रस्सी टाइप चीज़ है उसके अंदर ये टेंशन होगी, ठीक है। अब ये कैसे होती है? फॉर एग्जाम्पल टेंशन कीप स्पाइडर वेब टुगेदर कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस फाइन स्ट्रैंड्स दैट पुल ऑन वन अनदर। यहाँ पे एक स्पाइडर वेब आप देख सकते हैं। स्पाइडर वेब की ये जो है इनके अंदर टेंशन होगी तो ये ऐसे स्टेबल रहेंगे, अदरवाइज फिर स्पाइडर का वेब स्टेबल नहीं रहता। द टेंशन इन कॉर्ड स्ट्रिंग टू अ स्ट्रिंग, द टेंशन इन कॉर्ड अटैच टू अ स्ट्रिंग, वो आपको 3.3 फिगर में यहाँ पे शो किया गया है। अब वो कहता क्या है कि the forces that an object exert to resist a change in its shape are called elastic forces। तो elastic forces का इसने आगे जो है वो जिक्र किया है कि जो ऐसी फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट जो है एग्जर्ट करता है ताकि उसकी शेप में जो है वो चेंज ना आए। ऑब्जेक्ट, ऐसी फोर्स जो कि ऑब्जेक्ट एग्जर्ट करे ताकि उसकी जो शेप है उसके अंदर चेंज ना आए, ऐसी फोर्स को हम इलास्टिक फोर्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल भी मैं आपको देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप टेंशन को समझ लें कि टेंशन क्या है कि आपने स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ है, यहाँ पे आपने एक वेट ऐड किया कोई भी, ठीक है, तो उस वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है, और जो स्प्रिंग के अंदर टेंशन सी आएगी उसको हम फोर्स ऑफ टेंशन कहते हैं, ठीक है, तो वो टेंशन होती है स्प्रिंग के अंदर। अब आते हैं हम इलास्टिक फोर्स पे। कंसिडर करें आप एक बैलून को, ठीक है, एक बैलून है, जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो स्क्वीज़ हो जाएगा, ठीक है। ये बैलून पहले पूरा इन्फ्लेटेड था, जब मैंने इस पर फोर्स लगाई तो ये स्क्वीज़ हो गया, ठीक है। अब मेरी फोर्स चूँकि ज़्यादा थी इस वजह से ये स्क्वीज़ हो गया, अदरवाइज़ ये अपनी तरफ से अपने आप को स्क्वीज़ होने से रोकने के लिए ये अपनी तरफ से क्या लगा रहा होता है, इलास्टिक फ़ोर्स लगा रहा होता है। लेकिन इसकी इलास्टिक फ़ोर्स एक्चुअली में प्रैक्टिकली जो है वो कम होती है हमारी वाली फ़ोर्स से जो हम इसके ऊपर लगा रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये स्क्वीज़ हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज़ ये अपनी तरफ से भी इलास्टिक फ़ोर्स लगा रहा होता है जो कि हमें नज़र नहीं आ रही होती, बिकॉज दे अराइज फ्रॉम फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मटीरियल। ये मटीरियल के पार्टिकल्स के बीच में होती है जो कि हमें नज़र नहीं आ रही होती, बहुत थोड़ी होती है, हमारी फोर्सेस से बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बैलून स्क्वीज़ हो जाता है। फॉर एग्जांपल व्हेन फोर्स इज़ अप्लाइड टू अ स्प्रिंग और रबर बैंड, जब फोर्स हम अप्लाई करते हैं स्प्रिंग के ऊपर या रबर बैंड के ऊपर तो वो स्ट्रेच हो जाती है एट सेम टाइम रेजिस्ट बीइंग स्ट्रेच, ठीक है। तो वो स्ट्रेच तो हो जाती है और लेकिन साथ साथ वो अपने आप को स्ट्रेच होने से बचा भी रही होती है, अपने लिए अपनी हिफाजत के लिए फोर्स भी लगाते हैं। आपने देखा कि जो रबर बैंड होता है उसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाएं तो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस है। दैट इज़ व्हाट कि वो अपनी आपको बचाना चाहती है, अपनी शेप में चेंज को बचाना चाहती है, तो वो इलास्टिक होती है, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखते हैं कि वो इस तरीके से उसका साइज़ इतना ही रहता है, बड़ा ही रहता है, ठीक है, फिर छोटा नहीं होता है, ठीक है। तो वो चूँकि परमानेंट उसके अंदर जो है वो चेंज आ गया होता है, फिर वो दोबारा छोटी नहीं होती है। अब उसका यहाँ पे एक लाइन है इसी से रिलेटेड, दैट इट मस्ट बी नोटेड दैट द टेंशन इज़ इलास्टिक ओनली ड्यूरिंग द टेंशन इज़ इलास्टिक ओनली ड्यूरिंग एक्सटेंशन नॉट कंप्रेशन, ठीक है। तो एक्सटेंशन यानी कि जब आप चीज़ को एक्सपैंड करते हैं तब जो है सिर्फ हम कहते हैं कि वो टेंशन की फोर्स है, वो इलास्टिक है, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को कॉन्ट्रैक्ट करें, कंप्रेस करें हैं तो दैट इज़ नॉट इलास्टिक, दैट इज़ नॉट टेंशन, ठीक है। टेंशन जस्ट एक्सटेंशन के लिए बोलेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती हैं? आपने कभी देखा हो कि दो मैग्नेट्स हैं, ठीक है, उनको आप टच नहीं करें, थोड़ा सा दूर रखा हुआ है, तो आप देखेंगे वो एक दूसरे पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन जो है वो एग्जर्ट करेंगे। दैट इज़ बेसिकली नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। के असल में वो अपने कॉन्टैक्ट में नहीं है, असल में एक दूसरे को टच नहीं करें लेकिन फिर भी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट
force without any physical contact. The force acts even if the objects involved are not touching, also termed as action at a distance force. इसे हम एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स भी कहते हैं क्योंकि ये थोड़े से डिस्टेंस पे लग रही होती है फोर्स. द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विद मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में एक हमने पढ़ ली है ये वाली फोर्स जो कि मैग्नेटिक फोर्स है, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स. और इस वाली को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही होती है. फॉर एग्जांपल ये पेंसिल है, मैं इसको नीचे फेंकूँगी, नीचे ही जा रही है. क्यों? वाई ये नीचे ही जा रही है, ऊपर क्यों नहीं जा रही है? बिकॉज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, तो इसकी वजह से जो है ये नीचे को ही आ रही होती है. ऑल्दो के फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है यानी अर्थ और इसके दरमियान फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं था, ठीक है, फिर भी ये पेंसिल की फोर्स इसके ऊपर, ग्रेविटी ने अपनी फोर्स इस पेंसिल के ऊपर लगाई, इसको नीचे खींच लिया. लाइक कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि पेंसिल यहाँ पर है, ग्रेविटी आपके अर्थ पे है, ठीक है, ज़मीन पर है, आपस में दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है, कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इस पेंसिल को जब मैं छोड़ूंगी तो ये उसी की तरफ जाएगी, अट्रैक्ट होगी. दैट इज़ बेसिकली नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. फॉर एग्जाम्पल द फोर्स इज एक्सपीरियंस बाय मून बिकॉज ऑफ अर्थ. अर्थ की वजह से जो मून पे फोर्स लग रही है, ठीक है, वो अब दोनों कॉन्टैक्ट में तो नहीं है लेकिन फोर्स लग रही है. एन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की भी कि जब दो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं तो उनके दरमियान में भी एक अट्रैक्शन या रिपल्जन होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो है ऐसे अट्रैक्शन होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इसकी एक आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं कि जैसे आप जो है एक स्केल लें और उसे किसी जगह पे रब करें एंड देन उसे अपने बालों के करीब ले जाएं, टच नहीं करना, बालों के करीब ले जाएं, तो आप देखेंगे कि आपके बाल खुद ब खुद आपके उस स्केल की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होंगे. दैट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. देन वी हैव एन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस बिटवीन मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जो कि मैंने आपको पहले ही बता दी है. फॉर एग्जाम्पल द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द टू नॉर्थ पोल्स ऑफ द मैग्नेट. अब नॉर्थ को जब आ जाएंगे, नॉर्थ के सामने नॉर्थ आ जाएगा तो तब रिपल्सिव फोर्स होगी, और जब नॉर्थ के सामने अगर साउथ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको, नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ. अब देखें नॉर्थ के सामने साउथ आ गया तो तब जो है अट्रैक्शन फोर्स होगी, ठीक है, और अगर नॉर्थ के सामने आ जाए तो रिपल्सिव फोर्स. यानी कि दोनों सेम सामने आ जाएं तो रिपल्सिव, साउथ सामने आ जाए तो रिपल्सिव, नॉर्थ आ जाए तो रिपल्सिव. नॉर्थ और साउथ आ जाएं तो अट्रैक्शन, और साउथ और नॉर्थ आ जाएं तब भी अट्रैक्शन होगी. तो यहाँ तक हमारा जो है आज का जो है वो कंप्लीट होता है. होप सो आपको लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें, और चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करें, और ढेरों सारा जो है कमेंट्स में अपनी सपोर्ट दिखाएं ताकि हम इसी तरीके से आपके लिए नई वीडियोज़ को लाते रहें, इसको कंटिन्यू रखें. थैंक यू. अल्लाह हाफ़िज़.